जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आप बिहार प्रधान शिक्षक है या प्रधानाध्यापक है, विशिष्ट शिक्षक है या फिर बीपीएससी शिक्षक है, यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको वेतन के बारे में पता लग गया होगा, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया, लेकिन राज्यकर्मी के जो सबसे बड़ा फायदा होता है वह है एनपीएस। एनपीएस की जानकारी आपको भी होनी चाहिए और आपके परिवार वालों को भी होनी चाहिए। एनपीएस में आपके लिए क्या क्या लाभ है, फैमिली के लिए क्या क्या लाभ है, इसका कैसे गणना की जाती है और जो कंट्रीब्यूशन होता है वह कितना होता है, सरकार की तरफ से कितना होता है, आपके हिसाब से कितना होता है और आप एनपीएस फंड से कैसे पैसे निकाल सकते हैं, यह पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आप चाहे किसी भी प्रकार के शिक्षक है, अगर आप राज्यकर्मी हैं, केंद्र सरकार भी एनपीएस देती है, राज्य सरकार भी देती है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2003 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में पीएफआरडीए स्थापित किया गया था। पीएफआरडीए का मतलब है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इस नियम के अनुसार क्या था कि 1 जनवरी 2004 के बाद जितने कर्मचारियों ने ज्वाइन किया उनका ओपीएस बंद कर दिया गया। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, सीसीएस पेंशन 1972 रूल जो था वह ओपीएस पर लागू था। तो ओपीएस वाला नियम को बंद कर दिया गया और इसकी जगह जो एनपीएस को लाया गया। अब ओपीएस के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो आप उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ध्यान ये रहे कि 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी हैं उन पर एनपीएस लागू होगा, उससे पहले वालों पर ओपीएस। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओपीएस जो है ये आर्म फोर्सेस पे अभी भी लागू है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं ओपीएस और एनपीएस में मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए, ओपीएस में पेंशन की एक गारंटी होती है कि मिनिमम इतना पेंशन तो आपको मिलना ही है, और अगर डेथ हो गया तो उसमें भी फैमिली को इतना मिनिमम फैमिली पेंशन मिलेगा। यह ओपीएस के फायदे हैं। लेकिन एनपीएस में ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। यहाँ पे आपको पता नहीं है कि कितना अमाउंट आपको मिलेगा, क्योंकि एनपीएस प्रणाली में जो है कर्मचारी और सरकार दोनों के द्वारा एक निश्चित राशि जो है वह एनपीएस फंड में जमा किया जाता है। अब एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन होता है वह कैसे होता है और कितना होता है। तो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जो है वो कर्मचारी की सैलरी का 10%। अब 10% जो ये होता है वह उसके बेसिक पे और डीए को इंक्लूड करके निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक पे 30,000 रुपए है और अभी 50% डीए है, तो यानी उसका टोटल कितना हो गया अमाउंट, तो वो 30,000 और 15,000, 15,000 यानी कि उसका डीए 50%, यानी टोटल 45,000 हो गया। अब 45,000 का 10% निकाल लीजिए, यानी कि 4500 रुपए जो है वह कंट्रीब्यूट करेगा अपने एनपीएस फंड में। और इसी में जो है सरकार भी 45,000 का 14%, सरकार की तरफ से जो है 14% एनपीएस में योगदान किया जाता है, और इन दोनों को मिलाकर ही एनपीएस का जो है वह फंड बनता है। हालांकि पहले जो है सरकार 10% ही कंट्रीब्यूट करती थी, लेकिन 1 अप्रैल 2019 से सरकार ने 14% कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। साथ ही यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना है, अगर आपका सस्पेंशन पीरियड चल रहा है, अगर आप सस्पेंड है, तो उस समय आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको अपना 10% अमाउंट एनपीएस में कटवाना है या नहीं कटवाना है। अगर आप 10% अमाउंट नहीं कटवाएंगे तो सरकार भी उसमें 14% कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, और अगर आप उस समय कटवाएंगे तो सरकार भी 14% उस समय कंट्रीब्यूट करेगी। अब बात कर लेते हैं एनपीएस कर्मचारी को कितना पैसा मिलेगा और क्या क्या मिलता है रिटायरमेंट में। उससे पहले एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि अभी सभी कर्मचारियों से जो है एक फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिसमें उसे ओपीएस का ऑप्शन दिया जा रहा है। यह किस स्थिति में मिलेगी, अगर सर्विस के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को जो है ओपीएस पेंशन के नियम के तहत जो है पेंशन दिया जाएगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि आपने अगर फॉर्म में भरा है ओपीएस, तभी आपकी फैमिली को जो है ओपीएस मिलेगा। अगर आपने एनपीएस का ऑप्शन रखा है तो फिर वो एनपीएस के तहत ही मिलेगा। अब यहां पर एक प्रश्न आ जाता है कि अगर डेथ हो जाती है इन सर्विस और जो एनपीएस में पैसा कटा है कर्मचारी का वो मिलेगा या नहीं। तो देखिए, ऐसी सिचुएशन में अगर डेथ हो जाता है और आपने अगर फॉर्म में भरा हुआ है ओपीएस, तो आपकी फैमिली को ओपीएस के तहत जो है पेंशन मिलेगा, और जो आपका 10% अमाउंट एनपीएस में कटा था वो तो आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन 14% जो सरकार ने अपनी तरफ से दिया था वह उसको वापस ले लेगी। अब बात कर लेते हैं एनपीएस के बारे में। तो देखिए, एनपीएस में जो जितना भी अमाउंट कटता है उसका 25% जो अमाउंट जो है वह निकाल सकते हैं। यह कैसे निकालेंगे इसके लिए मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगा। अब एनपीएस में रिटायर होने पर क्या क्या मिलता है उसको देख लेते हैं। तो रिटायर होने पर जो पहली चीज आती है वो है ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी जो है वो सेम एज ओपीएस है। ओपीएस में जो ग्रेजुएटी मिलती है सीसीएस प्लान के थ्रू, वैसा ही ग्रेजुएटी इसमें एनपीएस में भी दिया जाता है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, उसको देख लीजिएगा। साथ ही लीव इनकेशमेंट भी जो है वह सेम एज ओपीएस मिलता है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। 300 दिन का जो लीव इनकेशमेंट ओपीएस में होता है और जो एनपीएस में है वह दोनों सेम है। अब बात करते हैं पेंशन एंड फैमिली पेंशन के बारे में। तो पूरी सर्विस में जितना कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे द्वारा यानी कि कर्मचारी द्वारा और सरकार के द्वारा जो होता है, उन दोनों को मिलाकर विथ इंटरेस्ट जो अमाउंट बनता है उसको बोलते हैं कॉर्पस अमाउंट। अब जो कॉर्पस अमाउंट होता है उसमें से आप क्या कर सकते हैं कि 60% अमाउंट जो है आप विथड्रॉ कर सकते हैं। हम जो मैक्सिमम अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं वो कितना है, 60%। अगर आपका कॉर्पस अमाउंट 1 करोड़ रुपए बन रहा है तो आप उसमें से 60 लाख रुपए जो है विथड्रॉ कर सकते हैं, और जो 40% जो बच गया उसी से आपको एन्युटी प्लान खरीदना है। एन्युटी प्लान का मतलब है पेंशन प्लान। और एक बात और ध्यान रखिए, ये जो 60% आप विथड्रॉ करते हैं यह आपका टैक्स फ्री होता है, इस पर टैक्स नहीं लगता है। तो अब बात कर लेते हैं जो पेंशन प्लान है उसके बारे में।
तो एनपीएस के थ्रू जो पेंशन प्लान होता है वो 5 तरह का होता है, और ये 5 तरह का जो होता है इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है इसमें विथ रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस, और दूसरा है इसमें विदाउट रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस। अब विथ रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस क्या होता है, और सबसे पहले ये परचेस प्राइस क्या होता है इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो यदि आपका कॉर्पस फंड जो है 1 करोड़ रुपए है, 60 लाख रुपए जो आप मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हैं वो कर लिया, और 40 लाख रुपए का आपने अगर एन्युटी प्लान खरीदा है, तो ये जो 40 लाख रुपए है यही आपका परचेस प्राइस होता है। तो इसमें जो होता है विथ रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस में क्या होता है कि आपको पेंशन मिलेगा, और साथ ही अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका जो नॉमिनी होगा उसको जो है वो रिटर्न अमाउंट दे दिया जाएगा, यानी कि जो परचेस प्राइस होगा वह दे दिया जाएगा। या किस सिचुएशन में, विथ रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस वाले सिचुएशन में। लेकिन वहीं अगर विदाउट रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस में आप पेंशन प्लान ले रहे हैं तो उसमें जो है आपको पेंशन मिलेगा, लेकिन जो है जो ये अमाउंट होगा आपका परचेस प्राइस का वह आपके डेथ के बाद नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं विथ रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस में भी 3 तरह का प्लान होता है। पहला जो होता है वह होता है एन्युटी फॉर लाइफ, यानी आपको पूरे जीवन जो है आपको पेंशन मिलेगा, लेकिन आपकी अगर डेथ हो जाती है उसके बाद जो है जो आपका परचेस प्राइस है वह वापस मिल जाएगा जो नॉमिनी होगा उसको। वहीं दूसरा प्लान है इसमें ज्वाइंट लाइफ एन्युटी। इसमें क्या होता है कि आपको पेंशन मिलेगा, आपके बाद जो है आपकी जो भी ज्वाइंट पार्टनर यानी स्पाउस जो होगी, वाइफ होगी, उसको पेंशन मिलेगा, और अगर उसकी भी मृत्यु हो जाती है तो फिर जो आपका अमाउंट है परचेस प्राइस वह आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तीसरा इसमें आता है एनपीएस फैमिली इनकम। इसमें पहले आपको मिलेगा, उसके बाद अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी वाइफ को मिलेगा, और उनकी भी मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को मिलेगा पेंशन, और उसके बाद जो है आपका अमाउंट भी मिल जाता है जो नॉमिनी को होता है उसमें। ये हो गया विथ रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस। अब बात कर लेते हैं विदाउट रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस। तो इसमें 2 होता है, एक होता है एन्युटी फॉर लाइफ, इसमें आपको पूरा जीवन जो है पेंशन मिलेगा, लेकिन अगर आपकी डेथ हो जाती है तो कोई अमाउंट परचेस प्राइस का वापस नहीं होगा। वहीं ज्वाइंट लाइफ ऑफ एन्युटी होता है दूसरा। इसमें क्या होता है कि आपको पेंशन मिलेगा और आपकी वाइफ को भी पेंशन मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा मतलब डेथ हो जाती है तो फिर वो जो अमाउंट है इसमें विदाउट रिटर्न है, तो इसमें परचेस प्राइस वापस नहीं मिलेगा। तो ये तो होगी पेंशन की जानकारी। एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है अगर आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है उसमें अंडर सेक्शन 80CCD/1 का जो है इसमें आप 1.5 लाख रुपए तक का जो है टैक्स रिबेट ले सकते हैं। वहीं अंडर सेक्शन 800CCD/1B में जो है आप 50,000 रुपए तक का रिबेट भर सकते हैं, जिसमें मेनली हम देखते हैं LIC और म्यूचुअल फंड वगैरह का रिटर्न भरा जाता है। वहीं अगर आपने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को भी इनकम में शामिल किया है तो उसका भी आप टैक्स बेनिफिट यानी टैक्स रिबेट ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो पेंशन कैलकुलेट किया जाता है वह कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना पेंशन हमको मिलेगा। पेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमें गूगल पे टाइप करना है एनपीएस ट्रस्ट पेंशन कैलकुलेटर। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है पेंशन कैलकुलेटर, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन है माय डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपका वो डेट ऑफ बर्थ डालना है जिस पे आपकी नौकरी लगी थी। तो हम मान के चलते हैं हमारा जो एज है 25 वर्ष की एज पर जो है हमारी नौकरी लगी थी। तो आज से 25 साल पहले का हम एक डेट डाल देते हैं, यानी 2024 है तो हम 1999 का डाल देते हैं। 1999 19 अगस्त को जो है हमारी नौकरी लगी थी, जब हमारी एज कितनी थी, 25 साल थी। अब यहाँ पे दिखा रहा है आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, कितना आपका जो है एनपीएस में कट रहा है। तो मान लीजिए अभी जितना भी कट रहा है 7,000 8,000 5,000, आने वाले समय में बढ़ेगा 10,000 12,000 ऐसे। तो एक एवरेज ले लेते हैं कि हमारा जो है 10,000 रुपये कटेगा, एक एवरेज मान के चलते हैं 10,000। तो यहाँ पे हमने 10,000 कर दिया। नीचे ऑप्शन आ रहा है आई वुड लाइक टू कंटिन्यू कंट्रीब्यूटिंग टिल द एज ऑफ। तो हम 60 साल की मान के चलते हैं नौकरी है हमारी, अभी हमारी 25 साल एज है और 60 साल तक हम यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। उसके बाद नीचे दिखा रहा है माई टोटल कंट्रीब्यूशन, तो 25 पे आपकी नौकरी लगी, 60 साल तक कट रहा है तो यहाँ पे 35 साल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है माई एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, तो मिनिमम मान के चलिए 10% जो है वो मिलता है, तो हम 10% मान के चलते हैं, क्योंकि ये जो अमाउंट है वह एक मतलब कि निश्चित और श्योर वाले में लगाया जाता है। तो यहाँ पे 10% का हम रिटर्न मानकर चलते हैं कि 10% का रिटर्न है। आई वुड लाइक टू परचेस एन्युटी, और एन्युटी प्लान आपको पता है जैसा कि मैंने बताया कि मिनिमम 40% पे आपको खरीदना है। तो हम मान के चलते हैं हम अपना परचेस प्लान जो है वो 40% पर एन्युटी पर खरीद रहे हैं। वहाँ पे नीचे दिखा रहा है आई एम एक्सपेक्टिंग एन एन्युटी रेट ऑफ 6%। ये हर साल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है, तो रिटायरमेंट के समय मिनिमम आपका मान के चलिए 6% रहता है। तो हम 6% के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही 6% के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे खुल के आ जा रहा है कि कितना अमाउंट आपका बन रहा है। यहाँ पे टोटल कॉर्पस दिखा रहा है आपका 3,82,82,768 रुपये आपका टोटल अमाउंट दिखा रहा है, टोटल कॉर्पस जो है। और टोटल इसमें और यहाँ पे दिखा रहा है आपका 60% और 40%। तो आपका जो टोटल अमाउंट है, टोटल कॉर्पस जो है 3,82,82,768, इसमें से आप 2,29,69,661 रुपये जो है आप निकाल सकते हैं, विद्रॉ कर सकते हैं, और 1,53,13,107 रुपये का जो है आपका एन्युटी प्लान बनेगा। और तब आपका कितना पेंशन बन रहा है, तो यहाँ पे दिखा रहा है योर एक्सपेक्टेड मंथली पेंशन विल बी 76,566। तो अब बात कर लेते हैं जो मैंने शुरू में बताया था कि एनपीएस से आप 25% जो है अमाउंट निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल पे जाना है, NSDL CRA सर्च करना है, और ऊपर जो ये CRA NSDL आ रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है इसमें आपको लॉगिन कर देना है। तो यहाँ पे हम अपना प्रान नंबर एंट्री कर देते हैं।
तो यहाँ पे हमने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिया, साथ ही कैप्चा को भी एंटर कर दिया और अब सबमिट कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारे पास ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यूएशन एंड विड्रॉल। इसमें विड्रॉल पे जाना है और टायर 1 पार्शियल विड्रॉल पे क्लिक करना है और फिर इनिशिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप जो है अपना प्रान नंबर यहाँ डाल के रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और एनपीएस से जुड़े जितने भी प्रश्न थे आपको उनका जवाब मिल गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर कर दीजिए। जय हिंद।